तो अब हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्कीम की, जो भी हाल ही में चर्चा में भी रहा है और इसके बारे में आप लोग बहुत लोग अवेयर भी होंगे। स्कीम का नाम क्या है? पीएम किसान। नाम सुना होगा आप लोगों ने। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर और किसान जो एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें KI से मतलब होता है किसान, S से सम्मान और N से निधि, है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, फार्मिंग सेक्टर के लिए और रूरल इकोनॉमी के लिए। तो ये स्कीम अभी चर्चा में क्यों रहा कि अभी 10 जून 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने, अभी 9.3 करोड़ फार्मर्स को इस पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट दिया है। अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं इतने फार्मर्स को, है ना। और ये इसका 17th इंस्टॉलमेंट था। जब से ये प्रोग्राम स्कीम लॉन्च किया गया, इसका 17th इंस्टॉलमेंट था। तो आखिर स्कीम ये है क्या? इस स्कीम को अनाउंसमेंट कब किया गया? इस स्कीम के क्या क्या प्रोविजंस हैं? इस स्कीम का लाभ कौन ले सकता है? किसको इसका लाभ नहीं मिल सकता है? इस स्कीम के फायदे क्या हैं और इस स्कीम के अंदर क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि इस स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट जो हुआ था, घोषणा जो हुआ था, वो हुआ था 1 दिसंबर 2018 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट किया था, लेकिन बजट 2019-20 में इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। 1920 का जो बजट था 1 फरवरी 19 को आया था, उसमें इसके बारे में स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन ये स्कीम लागू कब होता है? लागू इन द सेंस कब कहेंगे? जब स्कीम का पहला इंस्टॉलमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को ट्रांसफर किया, और वो था 24 फरवरी 2019 को। यानी अनाउंसमेंट के डेट ये दो हैं, लेकिन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया, लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग डेट जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा 24 फरवरी 2019 को, जब फार्मर को इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो दिया गया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना। यानी कि इसका ऑफिशियल डेट जो हम मानते हैं लॉन्चिंग का यही है, 24 फरवरी को। ये स्कीम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है 100% फंडिंग जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसका 100% फंडिंग, 1 रुपया भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है इसमें। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहते हैं। हमने पहले बताया आप लोगों को कि जो स्कीम सेंटर स्टेट दोनों मिलकर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजना। इस पर उन्होंने पहले लेक्चर दिया है ना। और जो स्कीम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है उसे कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, है ना। तो ये पूरा 100% फंडिंग जो है इस स्कीम का कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और इसीलिए इसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। अब बात आती है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च हुआ है, और वही मंत्रालय, वही मिनिस्ट्री इसके बारे में सारी चीजें देखता है और करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, अब ये जान लो कि ये पहला स्कीम नहीं इंडिया का, देश में ऐसे और भी स्कीम आए हुए हैं स्टेट्स बेसिस पर, राज्यों में आया था। एक स्कीम आया था तेलंगाना में, रायतू बंधु स्कीम, रायतू बंधु स्कीम आया था, नाम था इसका RYTHU, रायतू बंधु स्कीम, तेलंगाना में शुरू किया गया था। और एक स्कीम था उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया था, कालिया स्कीम शुरू किया गया था। 2 स्कीम पहले भी आए थे, एक तेलंगाना में आया था और एक कहाँ आया था? एक आपके उड़ीसा में आया था, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे ये पहला स्कीम है पीएम किसान इस टाइप का। अब हम बात करते हैं कि स्कीम में क्या क्या प्रोविजन दिए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहले जाने कि ये एक इनकम सपोर्टिव स्कीम है, यानी फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या है? ये इनकम सपोर्टिव है, यानी गवर्नमेंट इसमें फार्मिंग के लिए फार्मर्स को, किसानों को कुछ
मॉनिटरी, कुछ फिनेंशियल सपोर्ट करती है, और इसीलिए इसको इनकम सपोर्टिव स्कीम कहा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, है ना। और सिर्फ फार्मर्स को पैसा मिलता है और फार्मर जो है अपने कई सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। अब सवाल है कितना पैसा मिलता है, कब पैसा मिलता है, कौन देता है पैसा। तो इसमें एनुअल जो है 6000 रुपीज़ जो है फार्मर को मिलता है। कौन से फार्मर को मिलता है बाद में बात करेंगे। 6000 मिलता है और 6000 के 3 इंस्टॉलमेंट है 4 मंथ के 2000 2000 2000 हर 4 महीने पर ये स्कीम जो है मिलता है। इसमें फार्मर जो है 2000 रुपये ले सकते हैं, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली स्कीम को जब फंड ट्रांसफर करना होता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही करते हैं, क्योंकि भाई अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही करते हैं इस स्कीम को। और ये कहाँ जाता है पैसा, तो उनके बैंक अकाउंट में, यानी ये डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो आधार से लिंक्ड होता है। ये आधार से लिंक्ड होगा और उसी अकाउंट में आपके पैसे जाएंगे। किसके अकाउंट में, जो कि फार्मर होंगे। कौन से फार्मर होंगे अभी उनकी बात कर रहा हूँ, किन फार्मर के पास नहीं जाएगा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि इस स्कीम के लिए आधार का लिंकिंग जो है वो मैंडेटरी है, वो अनिवार्य है। बिना आधार के आपको इस पैसा का लाभ नहीं मिल सकता है। यानी बैंक अकाउंट में आधार से लिंक करना है और डीबीटी के थ्रू आएगा, ये कैश में नहीं आएगा। और कैश में नहीं आएगा तो इसमें लीकेजेस वगैरह, नुकसान वगैरह नहीं होता है, बिचौलिए इसमें कम खा पाते हैं, सीधे अकाउंट में पैसा आपके आ जाता है। ठीक है, तो 6000 आफ्टर ईच 4 मंथ, हर 4 महीने के बाद, और 2000 रुपीज़ आपको मिल गया डीबीटी के थ्रू। ध्यान रखिएगा कि बेनिफिशियरी की जो पहचान है, यानी किसको मिलेगा इस योजना का लाभ, लाभार्थी कौन होगा, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट या यूटी करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, वो ये तय करेंगे कि किस किस लोगों को, किन किन फार्मर्स को, किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका निर्धारण जो है स्टेट गवर्नमेंट। फार्मर्स में भी कुछ क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा फार्मर, तभी जाके उनको मिलेगा, है ना। और इसका निर्धारण कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस फार्मर को मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या है, किस फार्मर को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो पहले क्या था कि जिस फार्मर के पास 2 हेक्टेयर जमीन होते थे, 2 हेक्टेयर तक जमीन था, उनको मिलता था। जो सीमांत या लघु किसान थे, इसे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स कहते थे, उनको मिलता था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट इसको हटा दिया। कौन सा, एग्रीकल्चर लैंड में पहुंचे, खेती वाले जमीन। ये नहीं कि उनके पास मकान का जमीन और बाकी जमीन, जो खेती की जमीन 2 हेक्टेयर तक था, तो उन लोगों को इसका लाभ मिलता था पहले। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी फार्मर्स होंगे उन सभी फार्मर्स को मिलेगा। कल्टिवेटेड लैंड का, यानी जोत वाले जमीन का कोई सीमा नहीं रखा गया, और सबको इस योजना का, सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है जो फार्मिंग करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ये भी कहा गया है कि नॉट एलिजिबल कौन है, किन लोगों को, यानी वो फार्मर तो हैं लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे कौन से लोग हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। उन क्राइटेरिया को आपको जानना जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एक करके आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, आप चाहे तो नोट कर लेंगे। सबसे पहले कोई भी आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, संवैधानिक पद पर है, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, कोई सरकारी पद पे है, संवैधानिक पद पे है, उसको इसकी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सेकेंड कौन है, कोई भी एमपी, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फॉर्मर हो, यानी पहले एमपी रहा हो, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए, कोई भी मेयर, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई बॉडी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो होता है आपका चेयरपर्सन होता है ना, जिला परिषद वगैरह, उनका चेयरपर्सन, इनको किसी को नहीं मिले। यानी कोई भी अगर जनप्रतिनिधि है जो कि चुनाव लड़के जीता हुआ है, और चाहे वो है और चाहे वो पहले था, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिले। एमपी चाहे कोई भी हो, लोकसभा राज्यसभा, एमएलए चाहे कोई भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कई राज्यों में काउंसिल भी है,
उन सबको इसका लाभ नहीं मिलेगा, मेयर को लाभ नहीं मिलेगा, और कोई भी अगर जिला परिषद का, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो भी अगर चेयरपर्सन वगैरह हो, उनको इनका लाभ जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी आदमी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे है, चाहे वो रिटायर है, सर्विंग है, रिटायर है, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि पेंशनर है, उसको रिटायर हो चुका है और पेंशनर है, और पेंशनर को अगर 10,000 रुपीज तक का पेंशन मिलता है, 10,000 से ज़्यादा पेंशन मिलता है, तो उसको भले वो फार्मिंग है, भाई खेत तो सबके पास है ना, एमएलए, एमपी और किसान और मिनिस्टर सबके पास खेत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशनर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो पेंशनर है। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में उसको उसका स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। रिटायर हो गया है, अगर उसका पेंशन 10,000 या उससे ज़्यादा है, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद और किनको कहा गया है, कोई भी प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कोई भी हो, उसको इसका स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, बहुत सारे एमबीए किया हुआ आदमी कोई जॉब कर रहा है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसमें लिखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि कोई भी आदमी इनकम टैक्स पिछले साल भरा हुआ है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर में अगर उसने इनकम टैक्स भरा है, आयकर रिटर्न भरा है, तो आयकर के दायरे में अगर आता है तो उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। यानी भले वो फार्मर है, लेकिन उसको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, ये इसमें दिया गया है, ये आपको ध्यान है। तो आपने जाना है कि ये स्कीम क्या है, 6,000 मिलेगा, कैसे मिलेगा, 2,000 मिलेगा 3 बार, फार्मर ले सकता है, आप कोई भी फार्मर ले सकता है, लेकिन फार्मर अगर है और साथ साथ उसके ये क्राइटेरिया अगर है, उसके अंदर फुलफिल करता है, तो उसको इसके स्कीम का फायदा, लाभ, बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको फार्मर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर स्कीम को लॉन्च किया गया, क्यों किया गया, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो कई फायदे, एक एक करके फायदे को बात करूं तो सबसे पहले क्या है, देखो फार्मर, इंडिया में फार्मर को दिक्कत क्या है, उनको फार्मिंग के लिए उनके पास लिक्विड नहीं है, कैश नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, 2,000 रुपीज की लिमिट होती है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी 2,000 रुपीज इतना भी छोटा अमाउंट नहीं है। फार्मिंग के लिए सीड्स खरीदना, खासकर छोटे फार्मर्स को मिलता तो सभी फार्मर्स को है, लेकिन छोटे फार्मर को, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको क्या होगा, उनको इसका फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इस पैसे से फार्मिंग के लिए जो भी उनको इनपुट परचेज करना है, चाहे सीड्स हो, बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, मतलब उर्वरक वगैरह हो, इन सबको खरीद सकते हैं। उससे उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी सही से हो पाएगी, कृषि गतिविधियां सही से हो पाएगी, और इसके चलते उनको मनी लेंडर्स पर, सेठ साहूकारों पर, जिनसे वो पैसा ब्याज पे लेते हैं उच्च दरों पर, हाई रेट्स पर, उससे बच पाएंगे वो, यानी मनी लेंडर्स उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2,000 रुपये से क्या हो जाएगा, भाई होता है गांव में लोग 200, 400, 500 रुपये भी खेती के समय, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे फर्टिलाइजर खरीदने के लिए हो, वो भी नहीं होता है, और वो भी वो ब्याज पे लेते हैं मजबूरी में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो निश्चित तौर पर मनी लेंडर्स के चंगुल से, साहूकारों के चंगुल से फार्मर बच पाएंगे, ये बहुत बड़ा फायदा है। नेक्स्ट चीज क्या है, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि जो फंड ट्रांसफर कैसे होगा, डीबीटी से होगा, आधार लिंक्ड होगा। तो दो चीजें होगी, फर्जी लोगों को नहीं मिलेगा, और डीबीटी से जब होगा तो निश्चित तौर पर क्या फायदा होगा, लीकेजेस। आपने कई बार सुना है कि शुरू में कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर टैक्स जिन्होंने कहा था कि 100 पैसा अगर सेंटर भेजती है तो सिर्फ 15-16 पैसा, 15-16 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है, और बाकी पैसे रास्ते में रह जाते हैं, है ना। तो ये नहीं होगा कि डीबीटी में सीधे अकाउंट आपके पैसे, सीधे पैसे आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो आप बिचौलियों को उसमें से कमीशन वगैरह नहीं देना हो। वैसे देना तो इसमें भी होता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा कम देना होता है। इसलिए आपके डीबीटी के चलते, लीकेजेस कहते हैं इसको, लीकेज मतलब रिसाव, यानी पैसे रास्ते में गायब नहीं होंगे, सीधे प्राइम मिनिस्टर क्लिक किए और आपके अकाउंट में आ गया। अब उसमें से निकाल कर आप, अगर जिसने आपके डॉक्यूमेंट वगैरह साइन किया है कि आप फार्मर हैं नहीं है, उनको थोड़ा बहुत कमीशन देना होगा, कई बार तो नहीं देना होता है, शुरुआत में देना हो सकता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं लीकेज इसमें बहुत कम है। अगला क्या है कि लिक्विडिटी को बढ़ाता है, मतलब तरलता को बढ़ाता है।
चूंकि बताया मैंने कि 10 जून को 20,000 करोड़ रुपए आ गए इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं लोगों के पास ही तो आया ना। अब उस पैसे से लोग क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। लोग जब खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, और डिमांड और मांग बढ़ेगा तो क्या होगा? इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत सारे फायदा होते हैं, क्योंकि ये 20,000 करोड़ रुपीस स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में क्या करता है? ये फायदा पहुंचाता है। लोग उस पैसे से फिर अपना बहुत सारा काम करते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा भी काम करते हैं, और जब काम करेंगे, खर्चा करेंगे, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा तो फिर क्या होगा? मैंने कई बार समझाया है कि डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और प्रोडक्शन होगा तभी देश की जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यानी कि ये इकोनॉमी में डिमांड भी क्रिएट करता है और जीडीपी और प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इसके कई सारे एडवांटेज कह सकते हैं, और फार्मर को, छोटे किसानों को बहुत फायदा है इससे। ये 6,000 रुपये साल का उनको कहीं ना कहीं खेती में जो पैसा लगता है वो रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या है इसके चैलेंजेस? इतने अच्छाइयाँ के बाद भी, इतने अच्छी चीज़ें होने के बाद भी हर स्कीम्स के कुछ चैलेंजेस जाने होते हैं। चैलेंजेस कह सकते हैं, चुनौतियाँ कह सकते हैं, या लिमिटेशन कह सकते हैं, इसकी सीमाएं कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कोई भी स्कीम बिल्कुल फुल प्रूफ होता है। जब कोई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करेगी तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो होंगी, कुछ ना सीमाएं तो होंगी। इसकी भी सीमाएं क्या? तो ये स्कीम जो है, योजना जो है, ये सिर्फ फार्मर के लिए है। लेकिन अपने देश में एक बहुत बड़ा नंबर है लैंडलेस फार्मर का, यानी जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीन लेकर खेती करते हैं, दूसरे की जमीन लेकर फार्मिंग करते हैं। समझ रहे हैं? दूसरे की जमीन लेकर फार्मिंग करते हैं। आप देखते हैं कई राज्यों में उसको बटाई कहते हैं, कई राज्यों में अधिया कहते हैं, है ना। यानी आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन है, आप जॉब में आप काम नहीं कर पाते हैं तो आप दे दिए फार्मर्स को, किसी को, गांव के व्यक्ति को, और वो खेती करता है। तो खेती तो वो करता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। और इंडिया में लैंडलेस फार्मर का नंबर्स बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़ी समस्या होती है कि लोगों को वैसे फार्मर जो कि लैंडलेस हैं, जो दूसरे के ज़मीन पे खेती करते हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। अगला क्या है कि मैंने एक जगह कहा कि 6,000 नॉट ए स्मॉल अमाउंट, बट फिर भी 6,000 रुपीज़ जो है, जिनके पास ज़्यादा खेत हैं उनके लिए कुछ नहीं है। तो इतना एनफ नहीं होता है, इतना पर्याप्त नहीं होता है कि फार्मर जो है मनी लेंडर से या बैंक से या किसी से लोन या कर्जा न ले। इतना भी 6,000 रुपये नहीं, ज़्यादा है। तो कई बार फार्मर को इसके बाद भी लोन लेना ही पड़ जाता है, तो मनी लेंडर के या बैंक के ब्याज उसको भरना ही पड़ जाता है। एक बहुत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अभी भी कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए, वो इतनी कुछ कागजी प्रक्रिया वगैरह होती है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है इसमें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फार्मर के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। वो दुकान चलाते हैं, कोई व्यवसायी हैं, कोई शिक्षक हैं, और उनके पास ज़मीन है, वो भी अपना घालमेल करके करप्शन के द्वारा अपना नाम लिखवा लेते हैं, और वो भी ये 6,000 रुपये साल का लेते हैं। और तो गवर्नमेंट ने भी इस पर बड़ा चार्जर किया है, कई लोगों को नोटिस आया था, इनकम टैक्स भरते थे, कहीं जॉब में थे, फिर भी वो PM किसान का पैसा लेते थे। अपने देश में लोग अद्भुत हैं, 50,000 महीने कमा रहे हैं, पेंशनर हैं, व्यवसाय दुकान चला, लेकिन गवर्नमेंट से 6,000 रुपये वो लेंगे ही लेंगे। तो ये करप्शन के चलते रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, लाभार्थियों का गलत तरीके से इसमें पहचान हो जाती है, और कुछ गलत लोगों को मिल जाता है, और कुछ सही लोगों को जो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनको नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ी चीज नुकसान है इसका। एक और नुकसान जो है क्या, सडन लिक्विडिटी इंक्रीज जाता है। यानी मैंने कहा कि एक और कहा मैंने कि 20,000 करोड़ रुपीज आया तो इससे डिमांड बढ़ा, लेकिन इससे डिमांड जब बढ़ता है अचानक से, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो अचानक से प्राइम मिनिस्टर ने एक क्लिक किया और 20,000 करोड़ रुपये लोगों को घरों में पहुंच गया, तो तुरंत शाम में जाकर के, अगले दिन जाकर को डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो क्या होगा कि इकोनॉमी में निश्चित तौर पर उसका
नुकसान तो होगा ही, इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ सकता है। ये भी इसकी एक सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है, यानी ये इन्फ्लेशन को भी, मुद्रास्फीति को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक समस्या। उसके बाद क्या है कि इस स्कीम के चलते जो है ना, गवर्नमेंट पर भी एक फिनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। यानी एक ऐसा देश जहां पे इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का 16-17 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, वो भी अब इससे 20,000 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में एक बार में हुआ, यानी कि 3 बार में करेंगे तो 60,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इतना एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट में पड़ रहा है, तो और फायदा इसका तो हो रहा है, लेकिन कई नुकसान भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या इतना गवर्नमेंट बर्डन बियर करने के रूप में है, या ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट इस पैसे को देती है और फिर महंगाई बढ़ने के चलते कई तरीके से हमें तो नुकसान भी हो जाता है। तो ये भी तो देखना होगा। ठीक है, और एक और इसका चैलेंजेस क्या है कि फार्मर जो है इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं, इस स्कीम पे निर्भर हो गए हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर अकर्मण्यता, इनएफिशिएंसी को बढ़ावा दे रही है। वो 6,000-2,000 रुपये का इंतजार करते हैं, आया नहीं, कब पैसा आएगा, कब आएगा, उसकी ताक लगाए बैठे रहते हैं, है ना। तो वो कई बार होता है कि वो इस पर डिपेंडेंट है कि आएगा सरकार का पैसा, उससे काम कर लेंगे। तो एक कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी को बढ़ावा देता है, एक डिपेंडेंसी को बढ़ावा देता है, जो कि एक नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि स्कीम के कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन स्कीम के कई नुकसान हैं। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्कीम का अगला इंस्टॉलमेंट कब आएगा, तो 18th इंस्टॉलमेंट जो है सितंबर-अक्टूबर में इसके आने के चांसेस हैं, जो कि फेस्टिव सीजन होता है, यानी कि जून में आया है तो 4 महीने बाद सितंबर-अक्टूबर में आने के चांसेस हैं। तो जिनको इंतजार है वो इंतजार करें सितंबर-अक्टूबर तक का। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो कि एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। कई राज्यों के पीसीएस में तो बिल्कुल मेंशन किया गया स्कीम का नाम, पीएम किसान। तो पीएम किसान एग्रीकल्चर सेक्टर के कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्कीम माना जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया आप लोगों को।